अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया कि ये क्या है। एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को रिप्लेस करता है और रेपिटिशन से अवॉइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास जो चीज है वो एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट है। याद रखें, एंटेसिडेंट जो है वो ऐसा नाउन होगा जिसका उसी सेंटेंस में प्रोनाउन पड़ा हुआ होगा। एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट का मतलब है जो नाउन होगा उसी से रिलेटेड उसका प्रोनाउन होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट है इस सेंटेंस में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि द मैन कंसीडर्ड हिज मिस्टेक्स। अब यहां पर आप देखें कि जो वर्ड मैन है ये नाउन है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो आप ये बताएं कि ये जो हिज है ये किसकी बात कर रहा है? मैन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो मैन है इसको आप कहेंगे एंटेसिडेंट, बिकॉज इट एग्रीज एंड इट हैज इट्स प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आप देखें, द गर्ल मेड हिम फेमस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बताता हूं, अब यहां पर हमारे पास जो नाउन है वो है गर्ल। प्रोनाउन हमारे पास पड़ा हुआ है हिम, ठीक है। तो ये बताएं कि ये हिम किसकी बात कर रहा है? जी, किसकी बात कर रहा है? यस, वो इस गर्ल को रेफर नहीं कर रहा। इट रेफर्स टू सम बॉय और सम मैन, कि उसने उस लड़के को, उस आदमी को टेक्नोलॉजी की फील्ड में फेमस किया। अब यहां पर हमारे पास एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट नहीं है। प्रोनाउन तो पड़ा हुआ है, उसका नाउन हमारे पास नहीं है। नाउन हमारे पास, तो अब यहां पर ये जो गर्ल है ये एंटेसिडेंट नाउन नहीं है। इस बात को याद रखें, एंटेसिडेंट वो नाउन होगा जिसका आगे उसी सेंटेंस में उसी से रिलेटेड उसका प्रोनाउन पड़ा हुआ होगा। तो उस नाउन को आप कहेंगे ये एंटेसिडेंट है। अगर उसका प्रोनाउन रेलेवेंट प्रोनाउन नहीं पड़ा हुआ है तो वो एंटेसिडेंट नहीं होगा। और एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि जो नाउन पड़ा हो उससे रिलेटेड उसी का प्रोनाउन पड़ा हुआ होगा। तो तब हम कहेंगे कि एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट है इस सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में आप देखें, इसमें एंटेसिडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट है, लिहाजा ये जो मैन है इसको आप कहेंगे ये एंटेसिडेंट है। यहां पर ये जो गर्ल है ये एंटेसिडेंट नहीं है, नाउन है, एंटेसिडेंट नहीं है, क्योंकि इसका प्रोनाउन हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये बात समझ आ गई है कि प्रोनाउन होता क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और प्रोनाउन का नाउन के साथ क्या रिलेशन है। जिस नाउन के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा उस नाउन को हम एंटेसिडेंट बोलेंगे। डायरेक्ट रिलेशन या वो प्रोनाउन उस नाउन को रेफर नहीं कर रहा होगा तो हम उसे एंटेसिडेंट नहीं बोलेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोनाउन है उसकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब यही है कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन को, एनिमल को या थिंग को रेफर करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बंदा बात कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। आई, मैं फर्स्ट पर्सन, वी, ये भी फर्स्ट पर्सन है क्योंकि उसके अंदर आप हैं। आई और वी हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन
के मोस्टली दाव का वर्ड यूज किया जाता है। जी इसमें हाँ बिल्कुल सेक्रेड बुक्स का मैंने आपको कहा है कि आप कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन देखें, बाइबल की ट्रांसलेशन देखें तो वहाँ यू का वर्ड आपको कम मिलेगा, यू की जगह आपको दाव का वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एक ही मतलब है, डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये सेकंड पर्सन है। फिर हमारे पास थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट और दे। अब ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अब हर पर्सनल प्रोनाउन का अपना डेरिवेटिव है। आई से जिस तरतीब से मैं लिख रहा हूं इस तरीके से आप लिखें, माई, माइन और मी। ही से our, ours और us। you से your, yours and again you। thou से thy और thine। ठीक है, अच्छा he से his, him, she से हमारे पास हो जाएगा her और hers, it से हो जाएगा its, it, they से their, theirs और them। अब आपको इनको इस तरीके से सेपरेट करना है। I have divided personal pronouns in 3 categories। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया है, ये दूसरा ग्रुप बन गया है और ये तीसरा ग्रुप बन गया है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हर पार्ट का अपना नेम, अपना प्लेस और उसकी अपना फंक्शन होता है। बात समझ आ रही? तो अब ऐसा नहीं है कि ये आप सेंटेंस में जहां पर भी यूज कर रहे हैं, इसकी अपनी जगह है सेंटेंस में, इस ग्रुप की अपनी जगह है और इस ग्रुप की अपनी जगह है। तो ये जो पहला ग्रुप है ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होगा सेंटेंस में। सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट की बात हो रही होगी, सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ एक्शन, कोई काम करने वाला, तो आप ये वाले ऊपर वाला जो ग्रुप है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब जहां पर पोजेशन की बात हो रही होगी, ठीक है, किसकी बात हो रही होगी, तो ये हमारे पास, इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। याद रखें, हैं ये प्रोनाउन कौन से, माय, आवर, योर, thy, his, her, its, their, ये हैं हमारे पास प्रोनाउन। चूंकि ये किसी भी नाउन की मलकियत शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, तो हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं माय बुक। ठीक है, तो यहां पर माय आपके पास, आप इसे पोजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। उसके बाद देखें, ये जो तीसरे वाला ग्रुप है ये हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड के ऊपर आप इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट के तौर पर आपका प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, पोजेशन कौन सा प्रोनाउन आपको दे रहा है, और एज एन ऑब्जेक्ट आपका कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि
लिखा है कि इट वाज आई और मी दैट टुक द डिसीजन। अब यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन, इस चीज को देखते हुए कौन सा प्रोनाउन आपको लग रहा है कि वो ठीक होगा? क्या होगा? क्यों आई होगा? सब्जेक्ट कैसे? नहीं, यहाँ पर ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर? जी सब्जेक्ट तो ये है हमारे पास, यहाँ देखिए ये बता दें कि यहाँ पर वाज क्या है, फिर आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। वाज यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नहीं, देखिए अगर आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का होना लाजमी है। मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि इट वाज रेनिंग, अब यहाँ पर जो वाज है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि वो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो जब भी आप कहेंगे कि इज एंड आर वाज पर हेल्पिंग वर्ब है तो आपने ये देखना होगा कि उसके बाद मेन वर्ब पड़ा हुआ है या नहीं। मेन वर्ब अगर पड़ा हुआ है तो तब वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास लिंकिंग या आप दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं कैपुला वर्ब। ठीक है, लिंकिंग और कैपुला वर्ब का मतलब यही है कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद या नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव तीन चीजें आ सकती हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने आपको कहा था कि इट वाज द मैन, इट वाज आई, ठीक है, और आई वाज हैप्पी। अब यहां पर देखें इन तीनों इसमें हमारे पास जो वाज है वो कैपुला वर्ब है। एक के बाद नाउन आया हुआ है, दूसरे के बाद हमारे पास प्रोनाउन आया हुआ है और तीसरे के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आया हुआ है। तो इस बात को आप याद रखें कि कैपुला वर्ब के बाद ये चीजें आएंगी। कैपुला वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लें। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, उस दिन मैंने ये भी क्लियर किया था कि ऑब्जेक्ट तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, फिर मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या वो प्रीपोजिशन के बाद अगर यूज हो रहा है। यहां देखें he made mistakes, और दूसरा जो है he sat under the tree। अब यहां पर मिस्टेक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या है, और वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहां पर ट्री हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ट्री जो है इस अंडर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आप उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, और अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो आप उसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो तब आप उसे बी लिखेंगे। यहां पर वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इट वाज आई, ठीक है। यहां देखिए इट वाज हिम गलत है, इट वाज ही हु टुक द डिसीजन, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आपको क्लियर हो गई है कि इन पर्सनल प्रोनाउन की प्लेसेस कहां पर। सारा जो मसला है वो कंफ्यूजन आपको जब आप लिखेंगे वो ये होगी कि आपने इन प्रोनाउन को सेंटेंस में कहां पे यूज करना है। तो ये आप लोगों का एक टास्क हो जाएगा कि आप दो तीन सेंटेंसेस घर में बनाना, इनको एज अ सब्जेक्ट यूज करें, इनको पोजीशन के तौर पे यूज करें और इन सब को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करें। तो तब आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो ये सारा हमारे पास जो पहली टाइप है प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। थर्ड की बात है, इनको हम ऑब्जेक्ट के, ये भी पोजीशन है, ये याद रखें। इस बात को, इसे हम कहते हैं वीक पोजीशन, और ये जो एंड वाले हैं इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग या एब्सोल्यूट पोजीशन। अब यहां देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अब यहां देखिए, यहां पर कौन सा ठीक आपको लगेगा? अगर यूज हम लगाएंगे तो पेट बताएंगे जी दोनों भी पहले सिचुएशन ना, पहला सेंटेंस में बताएं कि कौन सा ठीक है। यूज श्योर ठीक है, श्योर गलत है। यहां पे पेट बताने कैसे हो जाए। हाँ, अब देखिए ना, श्योर इसलिए गलत है कि यहां हमने ये चीज देखी हुई है कि जो श्योर है वो किस में आएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, प्लेस का डिफरेंस है। ये वाले जितने भी हैं इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। कैसे? माय फ्रेंड, आवर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड, दाई बुक, ठीक है, हिज बुक, हर बुक, और समझा लीजिए। तो इनके बाद हमारे पास क्या आएगा, नाउन आएगा। जो अब यहां देखिए, दिस बैग इज योर्स, अब यहां पर योर्स ठीक होगा या योर ठीक होगा? योर्स ठीक होगा। क्यों? यहां पर हमने ये देखा है कि योर्स हमेशा किस चीज का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस। हमेशा सेंटेंस में आप इनको एंड पे यूज करेंगे। इनको कहां पर यूज करेंगे? एंड पे यूज करेंगे, और इनके बाद कोई नाउन यूज नहीं होगा। माइंड और कोई सेंटेंस आप लोग बनाएं तो माइंड में आता है, जिसको यानी इस माइंड और बी को आप किसी सेंटेंस में यूज करें। पास ठीक है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट यूज हो गया, ठीक है, एंड के ऊपर यूज हो गया। बी को हम कैसे यूज करेंगे? जी He gave me a pen. he gave Me a pen. अब देखिए, ठीक है, जो बी है हमारे पास, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। he gave a pen to me, ठीक है। मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। टू और फॉर लगाकर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मी की प्लेस कौन सी है, ऑब्जेक्ट की है ना। यहाँ हमने लिखा है कि आप इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे,
लाहौर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये सेंटेंस गलत है। मी जो है इसकी ये प्लेस नहीं है। आई एम इन लाहौर, बात समझ आ रही है? मी की प्लेस जो है वो ये है, ऑब्जेक्ट की प्लेस है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इसकी दूसरी टाइप है वो है indefinite pronoun। दो चीजें होती हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, देयर आर 3 persons in the class, ये चीज डेफिनेट। ठीक है, जिसकी तादाद के बारे में आप श्योर ना हो वो इनडेफिनेट। ठीक है, देयर आर few persons in the class। अब few जो है वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो ऐसे नंबर और ऐसी चीजों को शो करते हैं जिनकी क्वांटिटी श्योर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं few, many, much, some, any, three, ना वो दूसरे। अब आप इन प्रोनाउंस को देखें, ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। few किसी स्पेसिफिक नंबर को शो नहीं कर रहा है, many, much, some, any। ठीक है, इसकी सभी प्रोनाउन हम कहते हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि few were doing their job seriously। ठीक है, much has been wasted। much time has been wasted। some are born great। और फिर मैं लिखता हूं कि some people are born great। अब ये बताएं कि इन सेंटेंसेस में इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से हैं? few, much, ये भी much है, ये है और ये some। अब आप फिर एक दफा प्रोनाउन की डेफिनेशन के ऊपर जाएं, ये अक्सर स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाती है। प्रोनाउन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अब यहां पर देखें, मैंने लिखा है much time has been wasted। अब यहां पर तो मैंने नाम लिखा हुआ है, some people are born great। यहां पर तो नाउन हमारे पास पड़ा हुआ है, तो याद रखें ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ये प्रोनाउन नहीं है। यहां पर some और यहां पर much प्रोनाउन नहीं है। यहां पर देखें much has been wasted, few were doing their job and some are born great, ये प्रोनाउन है। यही जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है यही इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी हैं। आप इसमें अपने आप को क्लियर रखेंगे। अगर वो नाउन के साथ यूज हुआ पड़ा है तो वो फिर एडजेक्टिव है, अगर नाउन के बगैर यूज हुआ पड़ा है तब वो प्रोनाउन है। इस बात को क्लियरली ये करें कि मच आई में ये नहीं है कि जहां भी आप लोग ये देख लेंगे आप कहेंगे प्रोनाउन है। नहीं, सेंटेंस में देखेंगे क्या उसके ऊपर प्रोनाउन की डेफिनेशन सही अप्लाई हो रही है, कहीं वो एडजेक्टिव तो नहीं है, नाउन के साथ यूज तो नहीं हुआ पड़ा है। तो याद रखें यही इंडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। यहाँ इस केस में देखिए मच आई और सम भी, यहाँ पर मच और सम ये हमारे पास
प्रोनाउन नहीं है बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ आ रही? नेक्स्ट इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास वो है कि जब आप पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्स लगा देंगे, when you add self or selves to the personal pronoun, they become reflexive pronoun. मैं कहता हूँ myself, itself, herself, yourselves, ourselves. ठीक है? अब थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात यही है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एट द सेम टाइम हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। ये जितने भी ऊपर मैंने लिखे हैं ये वही हमारे पास क्या है, एम्फेटिक या इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है? आपको अब सेंटेंस में देखना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूं कि He made himself a fool. यहाँ पर himself, myself, himself और their selves या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे या ये एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि अगर सेल्फ वाले वर्ब के बाद यूज हो रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर ये जितने हैं किसके बाद यूज हो रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहे हैं तब वो हमारे पास इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। अब यहां देखिए पहले एग्जांपल कि he made himself a fool, ये हमारे पास वर्ब हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये पड़ा हुआ है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा? I myself was the witness। अब यहां पर देखिए myself किसके बाद पड़ा हुआ है? सब्जेक्ट के बाद पड़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद पड़ा हुआ है तो ये एम्फेटिक है। He hurt himself, इसका बताएं। वर्ब के बाद पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहां देखिए they made mistake themselves, mistake किसके बाद पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट के बाद पड़ा हुआ है। ये वर्ब है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये देयर सेल्स पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। एम्फेटिक कहते हैं किसी चीज पर एम्फेसाइज करना। जब किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस किया जाएगा, एम्फेसाइज किया जाएगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगर वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है? मोस्टली ये एमसीक्यू का आता जाता है कि कोई भी एमसीक्यू दिया होगा
कहेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, बोथ है या नन है। तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हिमसेल्फ जो है या माइसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फेटिक भी है। आपने उसकी प्लेस देखनी होगी, वर्ब के बाद यूज हुआ पड़ा है या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ पड़ा है, तब आप डिसाइड करेंगे कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन है या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। The third one is interrogative pronoun। हमारे पास कुछ WH से वर्ड है, who, whom, whose, which, that, ठीक है। ये हमारे पास जब क्वेश्चन के तौर पे यूज होंगे, स्टार्ट में हम यूज करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आप कहते हैं कि who are you, ठीक है। यहाँ पर जो who है हमारे पास ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखें who, whom, whose और which, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, शुरू में यूज हुए पड़े हैं, कंप्लीट प्रोनाउन का कह रहे हैं, साथ कोई नाउन यूज नहीं हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हम इन्हें कहेंगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपको इनका यूसेज का पता होना चाहिए कि who हम कहाँ यूज करेंगे, which, whose हम कहाँ पर या whom हम कहाँ पे यूज करेंगे। याद रखें who और whom ये हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। जब किसी बंदे की बात हो रही होगी तो या आप who लगा सकते हैं या आप whom लगा सकते हैं। जब whose किसी पोजीशन की बात हो रही होगी, ओनरशिप की बात हो रही होगी तो हम whose लगाते हैं। which किसी थिंग की बात हो रही होगी, नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पर देखें कि who are you, ठीक है। whom do you consider worthy, whose are these goods, which is your favorite play। अब ये एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि मैंने अभी आपको एक बात बताई है, मैंने कहा कि who और whom ये दोनों हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, who एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और whom ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो whom को मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? आपको क्या ये ठीक लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है और यहाँ पर जो whom है ये ठीक लिखा हुआ है? आप ये डिफरेंस समझ लो, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखकर देता हूँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनका डिफरेंस आपको बहुत कम लोग बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
कि who और whom पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, who को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं और whom को ऑब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन यहाँ मसला ये है कि दोनों शुरू में ही यूज होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर who लगेगा या whom लगेगा। अब पहले सेंटेंस को आप देखें कि who और whom do you support, ये बताएं कि यहाँ पर क्या चीज आपको लग रहा है कि who ठीक होगा या whom ठीक होगा। अब इसको आप वेरीफाई करने के लिए दो काम करें। Replace the sentence into a statement sentence. वो जो सेंटेंस दिया होगा ना, आप उसको स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करें। स्टेटमेंट सेंटेंस एक सादा सेंटेंस होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, वो इंट्रोगेटिव नहीं होता, ठीक है। आई एम लिविंग इन दैट होम, ये स्टेटमेंट सेंटेंस। अगर इसके अंदर नॉट या इंट्रोगेटिव आ जाए तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस, तो पहले आप उस सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करें। दूसरी बात ये है कि जो who है उसको he या she से रिप्लेस करें और जो whom है उसको आप his या her से रिप्लेस करें। अगर whom की जगह his या her लगाने से सेंटेंस सही मीनिंग देता है तो तब वो whom ठीक है। अगर he या she रिप्लेस करने से वो सही सेंस देता है तब वहां पर who ठीक है। कैसे? ये दो रूल्स। अब पहले ये देखें कि whom do you support, इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस कैसे बनाएंगे। Okay, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे बना सकते हैं कि you support या I support। अब कौन सा चीज लग सकता है बताएं। यहां पर देखें कि you support he या she ठीक होगा या I support him या her ठीक होगा। ये वाला ठीक होगा ना। तो अब देखें कि मैंने आपको बताया है कि अगर his या her ठीक आ रहा है तो फिर वो whom ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से वेरीफाई करने के बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर whom ठीक है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर देखें who or whom should I vote? First of all, change it into statement sentence. इसी को स्टेटमेंट सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे कि I vote for, I vote for, अब he आएगा, him आएगा, her आएगा, क्या आएगा? For, अब him या her की बात है, इस तरह क्या आ रहा है? him या her आ रहा है। तो अब वहां पर क्या ठीक होना चाहिए? whom ठीक होना चाहिए। ये देखें मैंने कहा कि his, him या her आए तो वो क्या ठीक करेंगे आप? whom को। इट मींस कि यहाँ पर भी क्या ठीक है? whom ठीक है। The award will go to who or whom आया हुआ है। अब ये ऑलरेडी स्टेटमेंट सेंटेंस में बना हुआ है। अब इसमें दूसरी चीज अप्लाई करें, he, him या his या her, उसको रिप्लेस करें। The award will go to her या him आएगा। ऐसा है ना? तो अब बताएं क्या ठीक होना चाहिए? whom ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर देखें dash make those beautiful hats। अब इसकी जगह आप यहाँ पर she जो क्या आ रहा है
कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज हुई पड़ी है। आप उसको स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करें, उसको इन चीजों से वेरीफाई करें, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम होम यूज करेंगे या हु यूज करेंगे। हु एंड होम बोथ आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। हुज का तो आसान है कि जहां पर भी कोई किसी की मलकियत शो हो रही हो, मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखकर दिया है कि whose are these goods? Goods mean funds. ये किसके हैं, किसकी ओनरशिप है, तो हमने whose लिखा है। Which प्ले के लिए हमने लिख दिया है। एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन इन दोनों में है कि कहाँ पर who और whom लिखेंगे। इसको एक नजर देखें, अगर कोई मसला है तो बता सकते हैं। कहना चाहिए whose words are whose goods are these? हाँ, goods है, ठीक है। अगर उसी तरह बना तो लेकिन फिर वो प्रोनाउन नहीं बनता है ना। अगर आप उसको इस तरीके से लिखते हैं ना कि whose goods are these, सेंटेंस ठीक है, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर फिर ये एडजेक्टिव बनता है। ये हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर प्रोनाउन बनाया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं? each, every, each other, one, ठीक है। Each will have his turn. अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच और ईच हम वहाँ यूज करते हैं जब आप किसी ग्रुप में इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ईच विल हैव हिज टर्न का मतलब है मैं हर एक को इंडिविजुअली क्या कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। एवरीबॉडी में आप एज अ होल उसको लेते हैं, बात समझा रहे हैं? एवरीबॉडी में आप उसको एज अ होल लेते हैं, ईच में आप उसको इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। वन अनदर और ईच अदर के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? दे हैव ईच अदर मैंने लिखा है और दे हैव वन अनदर। ईच अदर जब हमारे पास टू एंटिटीज होंगे, जब दो बंदों की या दो चीजों की बात हो रही होगी तो आप ईच अदर यूज करेंगे। जब मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स या एंटिटीज होंगी तो आप वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है। दे हैव वन अनदर यहाँ मतलब है कि दे वर मोर देन टू पीपल, यहाँ पर दे वर टू पीपल। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और उनकी यूसेज आपको पता होना चाहिए कि हम उनको कहाँ पर लिखेंगे और क्या उनका यूज है। जी जी, वन अनदर